आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा SS2 जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं बेटा। SS2 में हम काफी सारा काम हम कर चुके हैं और हेडिंग नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स। राइट, अगर आप बच्चों को हेडिंग नंबर 2 से पहले सारी क्लासेस आपके पास होनी चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा बेटा। अगर हेडिंग नंबर 2 से पहले की कोई क्लास कोई कंटेंट आपका मिस है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका वीडियो भेज दूंगा। हेडिंग नंबर 2 से हमने आज के इस सेशन को शुरू करना है। हेडिंग नंबर 2 से, शाबाश बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। एवरी कंपनी शैल इन ईच कैलेंडर ईयर होल्ड अ मीटिंग कॉल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। कैलेंडर ईयर का मतलब बेटा यहाँ पे पता आपको होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर मीन्स? शाबाश, ध्यान देंगे बेटा बात की तरफ। कैलेंडर ईयर का मतलब यहाँ पर क्या है? हेडिंग नंबर 2 से पहले जो कंटेंट आपका बचता है, सभी के पास SS2 के नोट्स होंगे, प्रिंट्स आपने लिए होंगे। ये मैंने आपको प्रिंट्स क्लास में फेस टू फेस क्लास में दिए होंगे, आप उनको साथ रखिएगा अपने बेटा, उनको आप साथ रखिएगा, उनको अपने सामने रखिए। और हेडिंग नंबर 2 से पहले कोई पॉइंट अगर मिस हुआ है तो स्पेसिफिकली वो पॉइंट आप मुझे बता देंगे, सब पॉइंट बता देंगे। जैसे इससे पहले अगर आपके बेटा ये सारे पॉइंट मिस हुए हैं, 1.2.11, 1.2.11 बैकवर्ड्स, जितने भी पॉइंट आपके अगर सारे नहीं हुए हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। शाबाश बेटा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, तो मुझे कई बार ये ध्यान नहीं रहता है कि किस स्टूडेंट का कितना मटेरियल हो गया है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर भी है, आपके पास फोन नंबर भी है, आप फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कितना कंटेंट आपका हुआ है। एवरी कंपनी शैल इन ईच कैलेंडर ईयर होल्ड अ जनरल मीटिंग कॉल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। कैलेंडर ईयर क्या बेटा, मतलब क्या है बेटा? 1 जनवरी से आपने स्टार्ट करना है और 31 दिसंबर तक एक मीटिंग आपने जरूर करनी है, ठीक है। Every company shall hold its first annual general meeting within 9 months from the date of closing of the first financial year of the company. तो जब आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो उससे पहले आपने 9 मंथ में अपनी मीटिंग करनी है बेटा। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ बेटा, 9 मंथ के अंदर आपने मीटिंग करनी है। ये बात पहले भी आपको सेक्शन के साथ जो पढ़ाई थी बेटा। एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 मंथ्स। अगर आपने बच्चों ने सेक्शन किया है तो ये बात तो मैंने सेक्शन 96 जब कराया था तो वहां बात ये अच्छे से समझा दी थी। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी एंड देयर आफ्टर इन ईच कैलेंडर ईयर विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, आपको याद होगा कि मैंने ये बात कराई थी बेटा। मान लीजिए नवंबर 2014 को आपकी कंपनी बनी, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन कब का है बेटा? मान लीजिए नवंबर 2014 का है। तो
ये है नवंबर 2014 और ये है क्लोजर ऑफ, शाबाश ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लोजर ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। चलिए, माई डिजिटल पेन इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, मैं आपको बिना इस पेन के समझ लीजिए बेटा। मान लीजिए नवंबर 2014 को आपकी कंपनी बनी, तो नवंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ 31 मार्च 2015 को, और आपकी, शाबाश बेटा, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होनी है। एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद इन ईच ईयर विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद अगले साल बेटा, अगले साल बात करते हैं, अगले साल की आप बात कीजिए मेरे साथ। अगला साल कौन सा होगा बेटा? अगला साल, अगला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? अगला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा आपका 31 मार्च 2016 को। तो 31 मार्च 2016 से आपको 6 months काउंट करने, यानी 30 सितंबर तक आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए। ये पॉइंट मैंने आपको उस टाइम अच्छे से समझाया था जब मैं आपको सेक्शन 96 पढ़ा रहा था, ठीक है बेटा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, ठीक है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, यानी एक मीटिंग आपने करी एजीएम फॉर 2014 और फिर आपने करी एजीएम फॉर 2015। इन 2 एजीएम के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 15 months का हो सकता है, ठीक है। ये बात जब सेक्शंस पढ़ रहे थे तो भी अच्छे से की थी ये बात बेटा, जब मैं आपको सेक्शन पढ़ा रहा था तो भी मैंने अच्छे से ये बात आपको समझा दी थी, ठीक है बेटा। A foresaid period of 6 months or interval of 15 months may be extended by a period not exceeding 3 months, ठीक है बेटा। अब बात को अच्छे से समझ लीजिए, शाबाश। ठीक है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। ये है ना, एजीएम वाला सेक्शन 96 आपको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ईजीएम के बारे में बात सुन लीजिए। रीड विद सेक्शन 100 दिस पैराग्राफ एंड read with section 96 and read with section 100. Read with section 100 this paragraph. Okay. Items of business other than ordinary business may be considered at an extraordinary general meeting or by means of a postal ballot if thought fit by the board. Right? तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, आप वो ऑर्डिनरी बिजनेसेस के अलावा, ठीक है बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेसेस के अलावा जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है बेटा,
आप पोस्टल बैलेट वाले जो स्टैंडर्ड के जो पैराग्राफ्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ना, और जो सेक्शन है वो भी अच्छे से पढ़ना। ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पर आप पोस्टल बैलेट पास कर सकते हैं। जहां जहां आप पोस्टल बैलेट पास कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, आपको पता है बेटा, एवरी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस है वो स्पेशल बिजनेस है, और उसे आप ईजीएम करके भी कन्वेंट कर सकते हैं, और पोस्टल बैलेट से भी कर सकते हैं, परमिटेड बाय लॉ। अगर लॉ की ऐसी रिक्वायरमेंट है, ये कैसे पता चलेगी बेटा? पोस्टल बैलेट वाला जब मैं आपको सेक्शन करा दूंगा, और पोस्टल बैलेट की प्रोविजन जब मैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में बता दूंगा, रूल्स में बता दूंगा, तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि ये काम पोस्टल बैलेट से हो सकते हैं। अगर वो काम पोस्टल बैलेट से हो सकता है तो आपके पास फिर दो ऑप्शन है। ठीक है, समझ लो, ध्यान से सुन लो बेटा बात, बहुत प्यार से एक बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लो। जो काम पोस्टल बैलेट से हो सकता है उसके पास आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है बेटा, या तो आप उसको पोस्टल बैलेट से कर लो या फिर उसको ईजीएम में कर लो। बेटा बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश। कोरम वाला सेक्शन बेटा आपको एसीएल में भी अच्छे से करना है। कोरम का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। बेटा तो सबसे पहले कोरम का आपको मीनिंग क्लियर करते हैं बेटा। कोरम का मतलब क्या है बेटा? मीनिंग क्या है? प्रेजेंस ऑफ minimum number of members, minimum number of members to constitute a valid meeting। कोरम का मतलब आपको बेटा अच्छे से करना है, राइट? प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, कोरम मीन्स प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट एट द मीटिंग। अब यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सवाल बनते हैं बेटा। इस लाइन के ऊपर आप बहुत सारे ईपीक्यूज बनते हैं, आप बहुत प्यार से बहुत आराम से इस लाइन को समझ के करना। मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग की शुरुआत में कोरम चेक करेंगे बेटा, क्या प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है। जब आप किसी रेजोल्यूशन को पास करेंगे तो भी आप कोरम चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए कोरम है, क्योंकि ऐसा हो सकता है बेटा कि मेंबर शुरू में आए हों फिर बाद में चले गए हों। फिर आपने बीच बीच में भी चेक करते रहना है कि कोरम है। अगर आपको लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि कोरम जो रिक्विजिट कोरम है वो नहीं है, तो आप को ये ध्यान रखना है कि वैलिड मीटिंग तभी होगी जब वो कोरम थ्रू आउट प्रेजेंट होगी, और आपने ये फैक्ट को मिनट्स में भी लिखना है। तो शाबाश, ये बात मेरी ध्यान से नोट करनी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पोजीशन भी आपने नोट करनी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है, ये पॉइंट भी आपने यहाँ अच्छे से नोट करना है। आओ बेटा बहुत अच्छे से करेंगे इस बात को। कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कोरम थ्रू आउट मीटिंग में रहनी चाहिए। कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, लेकिन जब आप एक एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक एक बिजनेस को कन्वेंट कर रहे हैं, उस वक्त भी कोरम वहां पर होनी चाहिए। कोरम का मतलब आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको एटलीस्ट ये नहीं पता कि कोरम का मतलब क्या है। कोरम मीन्स प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। ठीक है, अब कोरम कितनी होनी चाहिए, है ना? कोरम कितनी, किसी भी कंपनी के लिए कोरम कितनी, तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बेटा। कोरम पर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने नोट करना है बेटा, कोरम पर अगर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करो, कोरम पर अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या पोजीशन दी है। ठीक है बेटा, सुन लो बात ध्यान से। कोरम का क्वेश्चन आपने कैसे टैकल करना है, बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात।
कोरम का क्वेश्चन जब आप टैकल करेंगे, कोरम के बारे में जब आप कोई क्वेश्चन अपने हाथ में लेंगे, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या पोजीशन है। अगर पेपर के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पोजीशन नहीं दी हुई, तो ये मानना है कि आर्टिकल्स चुप हैं, आर्टिकल्स साइलेंट हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई आपके? बताओ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने ये मानना है कि, अगर क्वेश्चन साइलेंट है आपका, तो आपने ये मानना है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चुप है। ठीक है, अजम्पशन नहीं लेनी कोई भी। अगर क्वेश्चन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पोजीशन क्लियर कर दी है उसने, तो आपने फिर उस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने देना है। ठीक है, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, देखो बेटा, शाबाश बेटा, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, बहुत ध्यान से। Unless the articles provide for a larger number, the quorum for a general meeting shall be। तो यहां सवाल है कि क्या कोरम, क्या आर्टिकल्स, यह सवाल है, क्वेश्चन है बेटा। कैन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कैन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन could provide a smaller a smaller quorum, a smaller quorum articles, can articles of association could provide, आपने ध्यान से मेरी बात नोट करनी है, a smaller quorum, ठीक है बेटा, then act, then act। इस क्वेश्चन को बेटा मैं दोबारा से यहाँ लिखना चाहता हूं, आप ध्यान से नोट कीजिए। कैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कैन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर स्मॉलर quorum, then act। तो आप सुन लो बेटा बात, यहां अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दो केस बनते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स फॉर कोरम, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो कोरम के लिए प्रोवाइड कर भी सकते हैं और वो चुप भी रह सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स फॉर कोरम, तो यहां दो सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, लार्जर, दे प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम, और दे प्रोवाइड फॉर स्मॉलर कोरम। ठीक है बेटा, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, लार्जर प्रोवाइड करते हैं, दे कैन डू सो, दे कैन डू सो। ठीक है बेटा, स्मॉलर कोरम करेंगे, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और वॉइड ड्यू टू सेक्शन 9। और मैंने आपको सेक्शन 9 बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी नहीं आई? ड्यू टू सेक्शन 9। ठीक है बेटा, तो ये बात आपने समझनी है। हाँ, यहां क्वेश्चन आ जाए, अगर यहां क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने
बात को बड़े ध्यान से सीखना है बेटा। शाबाश बेटा। आर्टिकल्स चुप हैं तो कोरम की क्या रिक्वायरमेंट है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स अगर चुप हैं तो कोरम की क्या रिक्वायरमेंट है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। Five members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000. Not more than 1000. अगर 1000 या उससे कम है तो 5 मेंबर कोरम के लिए माने जाएंगे। 5 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000. तो कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कोरम, और वैलिड मीटिंग के लिए वैलिड कोरम होना जरूरी है। आप ये बात समझते हैं, बट आपको याद रखनी है लिमिट। जहां 1000 तक मेंबर्स हैं वहां पे 5 मेंबर्स। 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब आपको बेटा पता होना चाहिए, मैं पीछे बता के आया हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनली प्रेजेंट। तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहने चाहिए to constitute a valid meeting. 30 members personally present जब more than 1000 and up to 5000, ठीक है, up to 5000 है। 1000 तक मेंबर हैं तो 5, 1000 से 5000 हैं तो 15। 30 members personally present if the number of members as on the date of the meeting exceeds 5000, और अगर 5000 से ज्यादा हैं तो 30 मेंबर होने चाहिए। हाँ, अगर आर्टिकल्स ने इस केस में कहा है, आर्टिकल्स ने इस केस में 50 का है तो आर्टिकल्स वैलिड है। आर्टिकल्स ने इस केस में 150 का है, आर्टिकल वैलिड है। और अगर आर्टिकल्स ने इस केस में 300 का है तो आर्टिकल वैलिड है। ज्यादा कोरम प्रेजेंट कर सकती है, कम नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो प्राइवेट कंपनी के केस में कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट कोरम के लिए मान लिए जाएंगे। तो ये वाली बात बेटा, ये वाली बात आपने याद रखनी है। वेयर द कोरम प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स इज हायर देन द प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। अगर एक्ट में कोरम ज्यादा बताए हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ कोरम ज्यादा बताई है एक्ट से, तो आर्टिकल्स वैलिड हैं। मेंबर्स नीड टू पर्सनली प्रेजेंट। बेटा ईपीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा बेटा, आपको दूंगा करने के लिए। शाबाश। ये भी क्वेश्चन, ये भी पॉइंट ईपीक्यू है। प्रोक्सी कोरम में काउंट नहीं होते, प्रोक्सी को कोरम से बाहर रखना है। अगर कोई मेंबर थ्रू प्रोक्सी प्रेजेंट है मीटिंग में, ठीक है बेटा, शाबाश। A duly authorized representative of a body corporate or the representative of the president of India or the governor of the state, ये बात आई थिंक मैं आपको बता चुका हूं, शाबाश। इनको हमने पर्सनली प्रेजेंट मानना है, प्रोक्सी के थ्रू नहीं मानना। A duly authorized representative of a body corporate or the representative of the president of India or the governor of the state is deemed to be member personally present and enjoys all the rights of a member present in person. शाबाश बेटा, ध्यान से अपनी बात सुननी है। A duly authorized representative of a body corporate or the representative of the president of India or the governor of a state is doomed to be member personally present and enjoys all the rights of a member present in person. ये बात मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, राइट। अगर प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है तो उसको पर्सनल प्रेजेंट मानेंगे, प्रोक्सी से नहीं मानेंगे। इस पैराग्राफ से बेटा नंबरों की बारिश हो गई है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। One person can be an authorized representative of more than one body corporate.
शाबाश बेटा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक पर्सन दो बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इन सच अ केस ही इज ट्रीटेड एज मोर देन वन मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन फॉर द कोरम ऑफ, ठीक है। मान लो पब्लिक कंपनी में 500 मेंबर हैं, आर्टिकल चुप है, ठीक है बेटा। मान लो पब्लिक कंपनी में 500 मेंबर हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट हैं, तो कितने मेंबर कोरम के लिए होंगे? 5। और 3 तो मेंबर पर्सनली आए हैं, एक एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया है जो 2 कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो एक्चुअली पर्सन कितने हैं? 4, लेकिन मानेंगे कितने? 5 बेटा, ठीक है बेटा। आप इस पैराग्राफ को अच्छे से नोट करो, शाबाश बेटा, शाबाश। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से नोट करना है। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए जो मैंने हाईलाइट किया है। One person can be an authorized representative of more than one body corporate. In such a case, he is treated as more than one member present in person for the purpose of quorum. ठीक है सर, ये बात समझ में। However, to constitute a meeting, at least 2 individuals shall be present in person. ठीक है। Thus, in case of public company having not more than 1000 members with a quorum requirement of 5 members, an authorized representative of 5 body corporate cannot form a quorum by himself, but can do so if at least one member is personally present. ठीक है बेटा, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव है और एक पर्सन है, वो 5 कंपनीज का रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअली 5 मानेंगे। अगर वो सिर्फ अकेला मीटिंग में आया है तो कोरम नहीं मानी जाएगी, एक मेंबर और चाहिए था फिर मीटिंग के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाबाश बेटा। Members who have voted by remote e-voting have the right to attend the general meeting and accordingly their presence shall be counted for the purpose of quorum. शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ईपी के पॉइंट कर लीजिए। ठीक है। Members who have voted by remote e-voting have the right to attend the general meeting and accordingly their presence shall be counted for the purpose of quorum. A member who is not entitled to vote at any particular item of business being related party, ठीक है, इस पैराग्राफ, इस लाइन को बेटा अच्छे से समझना है। A member who is not entitled to vote at any particular item of business being a related party, if present shall be counted for the purpose of quorum. रिलेटेड पार्टी है, वो वोट तो नहीं कर सकता, लेकिन quorum की पर्पस के लिए तो काउंट होगा ही होगा। A member who is not entitled to vote, ये अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं अच्छे से। रिलेटेड पार्टी के बारे में काफी कुछ बताया क्लासेस में बेटा आपको। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछेंगे मैसेज करके। A member who is not entitled to vote at any particular item of business being a related party, if present, shall be counted for the purpose of quorum. The stipulation regarding the presence of a quorum does not apply with respect to item of business transacted through postal ballot. Stipulation regarding the presence of quorum doesn't apply with respect to item of business transacted through postal ballot. Quorum की रिक्वायरमेंट पोस्टल बैलेट वाले आइटम पर अप्लाई नहीं होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो इस सेशन के लिए इतना ही है। आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, लिख लिख कर देखते रहिए बेटा, शाबाश। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।